हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल में। और जैसे आप सभी को पता है कि हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ का शुरुआत किया है और ये एमसीक्यू सीरीज़ का आज दूसरी क्लास है। जैसे एक कहावत है ना कि हर हर घट का पानी पिया है, मैं उसी तरह मैंने हर एग्ज़ाम का मज़ा चखा है। और मुझे ये पता है कि किस एग्ज़ाम में किस लेवल का जीएस का प्रश्न आता है, क्योंकि इंडिया के जितने भी टफेस्ट एग्ज़ाम है सब में मैं बैठ चुका हूँ। कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया हूँ, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप सभी को पता है कि जीएस का प्रश्न कितना टफेस्ट होता है, किस प्रकार आता है, वो मुझे पता है और उसी हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया और आप लोग के साथ मैं ला रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्या आया है यहाँ पर? जलप्रपात। सबसे पहली बात है तो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि जलप्रपात होता क्या है, वाटरफॉल होता है क्या। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू देखते हैं। कभी भी एग्जाम में जितना भी एमसीक्यू कोई पढ़ाई डायरेक्ट कभी नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कितना भी प्रैक्टिस कर लो, 5,000 6,000 बहुत कम डायरेक्ट आपको मिलेगा एग्जाम में। इसलिए जितना भी मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ उसको ध्यान में ज़रूर रखें। सबसे पहले यह बात आता है कि सर वाटरफॉल क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट रियलिटी में देखा होगा कि नदी जब बहती है, नदी ऐसे करके बहती है, जब पहाड़ों से नीचे ऐसे पानी झरने के रूप में नीचे गिराती है, तो इसी चित्र को, इसी दृश्य को वाटरफॉल कहा जाता है। सिंपल में कहा तो जब नदी का जल कभी ऊंचाई क्षेत्र से नीचे गिरता है तो उसको हम जलप्रपात, वाटरफॉल का नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसमें लिखा है जोग जलप्रपात, नो कलिकाई फॉल। फॉल यानी वाटरफॉल, जलप्रपात एक ही बात है। शिव समुद्रम या दूध सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, नो कलिकाई फॉल। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये सबसे बड़ी संस्था है पूरा विश्व का, पूरा दुनिया का, ये आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना की गई है, यूनाइटेड। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगले प्रश्न है, डंकिन डोनट्स का मुख्यालय कहाँ है? डंकिन डोनट्स क्या है आपको समझ गया, कोई भी एक संस्था का नाम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर सी अमेरिका में है। जिस प्रश्न में एक्सप्लेन की आवश्यकता होगी और जिस प्रश्न से अन्य प्रश्न बन सकता है, मैं उसी प्रश्न को एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज मैं सभी प्रश्नों का एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एक्सप्लेन सभी प्रश्नों को करता चलो जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा होने से आप सभी स्टूडेंट इतना होशियार है कि न्यू टीचर चाहे कितनों भी वेल फेल्ड क्यों ना हो, कितनों भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि ये दिखावटी ज़माना है। ओके, अगले प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर रिसर्च का काम होता है, जिसे नामों में ही दिया गया है। वो रिसर्च, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं सब इस संस्था के द्वारा काम किया जाता है। और इसकी संस्था कहाँ है? तो इसकी संस्था आपको कर्नाटक बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी, ये आपको लग सकता है कि सर ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन यकीन माने ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जिस साल मैंने अपियर हुआ था, 2024 में फर्स्ट अपियर हुआ था, उस टाइम इस प्रश्न आया था कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। हर 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, आयोजन हर देश में होता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सभी को आना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न को आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका तैयारी एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप अपने तैयारी उतना नहीं कर पाए कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इस प्रश्न को अगर छोड़ेंगे तो आपको पाप लगेगा। ये सबसे इजी प्रश्न होता है और इस प्रश्न है 5 जून। ये आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में भी ये सवाल आता है और पूछा भी जाता है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है और इसमें बहुत रियलिटी में है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन अब स्टेटमेंट के तौर में ऐसे प्रश्नों को यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता है पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण 3 प्रकार का पुरस्कार होता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को पता है खेल विज्ञान एवं लोक सेवा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये नेशनल पार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चर्चा में भी रहता है। चर्चा में रहने के कारण ये एक ऐसा एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर लायन पाया जाता है, शेर पाया जाता है। और ये किस राज्य में है? तो ये जो आप सभी को पता है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन्हीं नेशनल पार्कों को करवाऊंगा जो चर्चा में है, जो न्यूज़ में है और जो आने की संभावना भी रहती है। एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट को इतना सारे नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो करंट में रहता है, जो न्यूज में रहता है, उसी को बेस बनाते हुए एग्जामिनर पूछ लेता है, चाहे 1 साल पहले का न्यूज घटाओ या हाल ही में घटाओ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आप सभी को पता है सबसे बड़ी होता है भारत में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हर जिला में पाया जाता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये हर राज्य में मिलता है। और ये देश में केंद्र के स्तर पर सबसे एक ही और सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। ये आवश्यक नहीं है कि सभी राज्यों में हाई कोर्ट होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्य में हाई कोर्ट होगा। अगर ऐसा होता तो 28 राज्य भारत में है तो इसका आंसर 28 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। संसद को यह अधिकार होता है कि किन राज्यों में इसको स्थापित करना है। कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है दादर नागर हवेली को आप देखें, चंडीगढ़ हरियाणा का देखें, तो इन लोग क्या करता है, एक ही हाई कोर्ट होता है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश स्टेट दोनों का एक ही होता है। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है भारत में, और वर्तमान में है भी। इसलिए इसको वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, यानी 3 हाई कोर्ट मिसिंग है। मिसिंग होने के कारण है कि 2 राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, इसमें क्या होता है, एक हाई कोर्ट को 2 राज्यों के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है, 25। सुप्रीम कोर्ट कितनी है, 1। आगे की ओर हम बात करते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? ये एनसीईआरटी से पूछा गया डायरेक्ट सवाल है। एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को नहीं पता है। एनसीईआरटी को अगर महत्व को आपको जानना है तो यूपीएससी के स्टूडेंट से पूछो कि कितना महत्व होता है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए ही महत्व है। जीएस जितने भी एग्जाम है भारत में, जीएस कंडक्ट होता है, उसमें जीएस का पार्ट होता है, उसमें एनसीईआरटी का काफ़ी रोल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी के देखना, एनसीईआरटी के साइड में ऐसा एक आइकॉन बना होता है, इसमें लिखा होता है क्या आप जानते, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, और उसी से डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगली बात हम करेंगे, न्यायपालिका स्वतंत्रता किस भाग में वर्णित है? तो आप सभी को पता है ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो गधा की तरह नहीं, इस प्रश्न को अगर नहीं भी आता है तो इतना तो पलोटी पढ़ा होगा ना कि कुछ को हम एलिमिनेट कर सकते। अगर इस तरह के प्रश्नों को अगर हम एलिमिनेट करते जाएंगे तो एलिमिनेट करेंगे तो आपको पता है ये फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, भाग 9 में क्या है,
ठीक है। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया है, तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, वो है भाग 5। एक यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखना है, केंद्र के स्तर पर जितने भी होंगे, केंद्र के स्तर पर, ठीक है, चाहे संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, महान्यायवादी हो, सभी का वर्णन भाग 5 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्र के स्तर पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किस में आएगा, भाग 5 में। भाग 6 में क्या आएगा, भाग 6 में राज्य के स्तर पर जितने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भाग 11 में तो ये पंचायतें के बारे दिया, 12 में नगर पालिका के बारे में दिया है, आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 5, न्यायपालिका के स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ऐसे प्रश्न को फंडामेंटल ड्यूटीज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 22 अमेंडमेंट किया गया था, और इसमें 10 और 1+1 यानी 11 फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया है, आपको याद होना चाहिए। और अंतिम जो जोड़ा गया, 11वां जो जोड़ा गया है, वो शिक्षा से रिलेटेड जोड़ा गया है। कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। तो आपको इतना बता दें, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो USSR से लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, कुल कितनी है, 11 है। 11वां कौन सा है, शिक्षा का अधिकार। किस समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। कितना संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1974। ओके, इज दैट क्लियर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। ओके, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। आप सभी को पता है, कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोयला का, ठीक है। ये कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। झारखंड में कहाँ, झरिया में, इसलिए झरिया में, धनबाद में, ठीक है, धनबाद को इसको हीरा भी कहा जाता है, धनबाद को। इसमें काफ़ी ज़्यादा कोयला है झारखंड। उड़ीसा में भी कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला है, लेकिन सर्वाधिक कोयला झारखंड राज्य में है। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यकीन मानिए कि इस तरह के प्रश्न ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं फेंकने वाले टीचर जैसा नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना कुछ भी जानता हूँ, जितना कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूँ, वो भी रियलिटी, फेंकने वाली बात नहीं है, हवाबाजी वाली बात नहीं है। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, गौर से सुनना, कि जितने भी मास्टर प्रैक्टिस करा रहे हैं, हूबहू एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरह के अटेम्प्ट करना चाहिए। ये 2 चीज़ मिलता है प्रैक्टिस करने से, डायरेक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। मेरा बात याद रखना, 1000 को प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 ही मिल सकता है, ठीक है। बाद में कि आप बुक से जितना भी पढ़ेंगे उसमें से आएगा। सबसे बेस्ट बुक प्रैक्टिस के लिए ये जज करने के लिए MCQ होता है, ना कि एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए। ओके, इधर क्लियर, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नए हमारा सीरीज के साथ। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।